तो डॉट और क्रॉस के मैंने कई सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दिए। एक बात दो मीनिंग देने लग जाए ना, वो बात हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं होती। तो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन अपने को समझ आना चाहिए। इफ थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, साइक्लिक ऑर्डर जैसे कि ऐसे बना दूं मैं ए बी और सी, तो मान लो इसकी वजह से मैं डिटर्मिनेंट लिखूं तो A1 A2, दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कितनी तरह से कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, है ना। जब तीन वेक्टर की बात हम करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की बात करते हैं, तो तीन वेक्टर में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको पहले भी बना के दिखाए थे, है ना। जैसे लिख दिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर लिख दिया मैंने ए क्रॉस बी, है ना, यहाँ पे क्रॉस सी लगा दिया, ठीक है। ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसा कर दिया, ठीक है। देखो जरा थोड़ी कर लेते हैं चर्चा एक बार, है ना। फिर यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ पे ऐसे लगा दिया, है ना। मैं ये कुछ बातें लिख रहा हूँ, जिनकी चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर तीन वेक्टर हैं, तो डॉट और क्रॉस के मैंने कई सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दिए, और ये वाले कॉम्बिनेशन को देखा ए डॉट बी डॉट सी, तो ये कॉम्बिनेशन मीनिंगलेस है। ये बात अपने को साफ समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डॉट लोगे तो स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ डॉट नहीं लिया जा सकता, ठीक। ये वाली क्वांटिटी के बारे में क्या विचार है? इनका डॉट लोगे तो स्केलर का क्रॉस नहीं ले सकते आप, मीनिंगलेस है। ये भी मीनिंगलेस है। ये वाली क्वांटिटी क्या है, मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है? ये वाली क्वांटिटी मीनिंगफुल है, ठीक है, क्योंकि इनका क्रॉस वेक्टर आएगा, वेक्टर का डॉट वेक्टर से लिया जा सकता है, तो मीनिंगफुल क्वांटिटी है, और एक स्केलर वैल्यू है, स्केलर आंसर आएगा, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी मीनिंगफुल है क्या? ये वाली क्वांटिटी अगर कोई लिख देता है, किसी ने लिख दी, तो आप बोलोगे लिखी है तो तभी संभव है जब इनका क्रॉस पहले करोगे फिर इसके साथ डॉट करोगे। है तो मीनिंगफुल है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है तो मीनिंगफुल है, और है, बिल्कुल है तो मीनिंगफुल है, और इसका मीनिंग यही है। तो ये क्वांटिटी एक होती है। कभी यहां ब्रैकेट ना लगा हो तो इसका मतलब समझना जानबूझ के नहीं लगाया, आपको बोल रहा है तुम खुद लगाओ, क्योंकि और कर भी क्या सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये दोनों क्वांटिटी एक हैं, ये वाली क्वांटिटी जो है एक ही चीज है, मीनिंगफुल है, स्केलर वैल्यू देंगे अपने को, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी मीनिंगलेस क्वांटिटी है ना। ए क्रॉस सी में ए क्रॉस बी पहले करते हो, फिर सी से क्रॉस करोगे, अलग आंसर आएगा। बी क्रॉस सी पहले करके फिर ए से क्रॉस करोगे, अलग आंसर आएगा। प्रूव भी करेंगे हम इस बात को आगे जाकर के कि अलग अलग आ रहे हैं आंसर, है ना। एज ऑफ नाउ हम समझ लेते हैं कि ये भी एक यूनिक बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। एक बात दो मीनिंग देने लग जाए ना, तो फंक्शन चैप्टर में ही पढ़ा है अपन ने, वो बात हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं होती, ठीक है ना। एक बटन से दो दो तीन तीन चीजें चलने लग जाएं तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो, ठीक है ना। गाड़ी में ब्रेक और एक्सेलरेटर एक ही दे दे दिक्कत है भाई फिर तो। एक चीज दो कामों के लिए इज नॉट गुड, कभी जीवन में ऐसा लेना ही मत प्रोडक्ट, है ना। बटन दबाया एक चालू पूरा घर हो गया। तो दो चीजें मीनिंगफुल है, ये वाली चीज मीनिंगफुल है एकदम। तो आप ये देखो कि तीन वेक्टर के कॉम्बिनेशन में मात्र दो चीजें ही मीनिंगफुल हैं, मीनिंगफुल दो ही चीजें हैं, और एक स्केलर आंसर दे रही है, दूसरा वेक्टर आंसर दे रही है। एक को स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया और दूसरे को क्या बोल दिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दिया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, बात एकदम साफ हो गई होगी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख दो, या फिर एक दूसरी चीज लिखो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखो। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, सी क्रॉस बी लिख दो, वो तो एक अलग अलग बातें हैं। कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही हैं और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली एक ही चीज देखने को मिल रही है। क्लियर है ना? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में फाइनल आंसर इज अ वेक्टर और यहाँ पे फाइनल आंसर इज अ स्केलर। ठीक है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। यस, तो कोई बॉक्स प्रोडक्ट बोल दे तो भी समझ जाओ कि जिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है। बॉक्स प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको लिखने का एक और ढंग होता है, ऐसे एक बॉक्स बना करके, और इस बॉक्स में अगर कोई लिख दे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो समझ जाना वो ए क्रॉस बी डॉट सी की बात कर रहा है, ये हमें समझना है। बॉक्स ए बी सी लिख दे तो इसका मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी की बात कर रहा है। अगर कोई बॉक्स बी ए सी लिख दे तो इसका मीनिंग है बी क्रॉस ए डॉट सी की बात कर रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन अपने को समझ आना चाहिए, है ना? बॉक्स रिप्रेजेंटेशन अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? ये वाली क्वांटिटी दिस इज अ स्केलर वैल्यू, स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। ये मेरी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जी। तो कुल मिलाकर के हम दो चीजें यहां पे सीखने वाले हैं, एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वन बाय वन डिटेल में सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ, या यूं कहें बॉक्स प्रोडक्ट के साथ। तो चालू करते हैं अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट के साथ चालू करते हैं भाई। एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है, सारी बातें अपन डिटेल में आज सीखने वाले हैं बॉक्स प्रोडक्ट की, और यहां से जेई में क्वेश्चन आने की, जेई एडवांस में क्वेश्चन आने की हाई लेवल की संभावनाएं होती हैं। अब जो हम ये ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, जेई एडवांस्ड में सवाल आने की एकदम धांसू संभावना होती है। बातें अगर पता है तो सवाल खट से निकल जाता है, तो इसलिए ध्यान से सीखना। ठीक है, तो भाई सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आप चाहे ऐसे लिख दो, आप चाहे ऐसे लिख दो, या आप चाहे ऐसे करके लिख दो, है ना? इस क्वांटिटी को बोलेंगे अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना? इस क्वांटिटी को बोल देंगे अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना? आंसर आएगा एक स्केलर वैल्यू, आंसर एक स्केलर वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आंसर आ सकता है ना? तो बॉक्स का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, क्योंकि भाई डॉट तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे सकता है आंसर अपने को। ठीक है, अगर अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करें ए क्रॉस बी डॉट सी की, तो हम ये बोलेंगे कि यार देखो तीन वेक्टर ले लेते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से सुनना, तीन वेक्टर ले लेते हैं अपन। एक वेक्टर ए वेक्टर ले लिया, ठीक है जी, एक वेक्टर ए वेक्टर ले लिया, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ले लिया, और एक कोई सी वेक्टर भी है। ठीक है, ऐसे करके एक कोई सी वेक्टर भी है। अब यहाँ पे तो मैं कैसे बनाऊं, तो यहाँ बना देता हूं, सी वेक्टर भी है। ठीक है, तो दोनों का पहले अगर अपन क्रॉस लेंगे तो इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो क्या आ जाएगा, मोड ए
मोड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है भाई, ए क्रॉस बी कितना हो गया, मोड ए बी साइन थीटा एन कैप हो गया। और फिर डॉट लेना है सी वेक्टर के साथ, डॉट क्या लेना है, सी वेक्टर के साथ लेना है। तो जब डॉट आप सी वेक्टर के साथ ले रहे होंगे तो देखो क्या आ जाएगा, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर, ठीक है। साइन थीटा को यहां लिख देता हूं, साइन थीटा को यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। फिर एन कैप डॉट सी वेक्टर क्या हो गया, मोड एन कैप 1 मोड सी वेक्टर, मोड सी वेक्टर, और एन कैप और सी वेक्टर के बीच का एंगल का कोस, तो इनटू इनटू कोस एल्फा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ए क्रॉस बी डॉट सी की ये वैल्यू होती है, ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू अपने को समझ में आ गई, ये वाली वैल्यू होती है। तो यार ये तो एक बेसिक सी बात है, अपन ने जो डॉट और क्रॉस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करके निकाली है, समझ आनी चाहिए। यहाँ पे जो थीटा है, साइन थीटा में जो थीटा है ये क्या चीज है, साइन थीटा में ये जो चीज है थीटा, ये क्या है भाई, ये एंगल है ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का, है ना। थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये जो एल्फा है ये क्या है, ये एन कैप और सी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो एल्फा जो है, एल्फा इज द, अच्छा लिख लें एक बार अच्छे, देख लें आप अच्छे से एक बार, है ना, लिख बाद में लेना, एक बार अच्छे से देख लें। इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड सी वेक्टर, ठीक है ना। ये बात एकदम क्लियर है ना, थीटा और अल्फा का मीनिंग समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है। अब देखो एक मस्त बात बताता हूं आपको मैं, तीन वेक्टर अगर मेरे कोप्लेनर हैं, इफ 3 वेक्टर्स, देखो मजा आएगा आपको, इफ 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर है इसका मतलब देखो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, और ये मेरा हो गया सी वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर तो ऐसे ही होते हैं। अब कोप्लेनर वेक्टर है ना, इनका मैं ए क्रॉस बी डॉट सी निकालता हूं। चलिए इनका ए क्रॉस बी डॉट सी निकालते हैं। तो जब आप इनका ए क्रॉस बी करोगे तो ऐसे ए क्रॉस बी करके जो एन कैप आएगा वो एन कैप सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होते ही ये 0 आ जाएगा। तो 3 कोप्लेनर वेक्टर हैं, उनका बॉक्स मेरा 0 आएगा। और अगर 3 वेक्टर का बॉक्स 0 है तो वेक्टर कोप्लेनर मिलेंगे आपको, वाइस वर्सा भी सही है। तो कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, 3 वेक्टर दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है बताओ कोप्लेनर है क्या, बॉक्स चेक कर लेते हैं, 0 मिलता है कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो पॉइंट नंबर 3 से आता है ना, लेमडा की वैल्यू बताओ सो दैट 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, बॉक्स 0 करना है। तो पॉइंट नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट का इस्तेमाल होता है सवालों में, और कई बार डायरेक्टली सवाल ही पॉइंट नंबर 3 के ऊपर बने होते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉक्स एबीसी 0 होता है एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो पॉइंट नंबर 3 अपने को समझ में आएगा, लॉजिक से समझाया है मैंने यहाँ पे, है ना, ठीक है। लॉजिक से बात एकदम समझ में आ रही है, चलो जी बहुत ही बढ़िया। ये बात अगर अपने को समझ में आ गई तो और अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 4 में आते हैं अपन। पॉइंट नंबर 4 में बातें समझने से पहले आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में समझा रहा हूं मैं। आपने क्यूबॉइड देखा है ना, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या, ये रूम क्यूबॉइड है, ठीक है। अगर इस रूम की ये वाली जो दीवार है
ये दीवार तिरछी होती है, ऐसे यूं तिरछी, ऐसे तिरछी करके दीवार होती, ठीक है। और पिछली दीवार भी तिरछी इसके पैरेलल होती, ऐसे करके पैरेलल है ना, यूं करके दीवारें होती। तो वो जो शेप बनेगी उसको बोलेंगे पैरेललोपिप्ड। क्या बोलेंगे? पैरेललोपिप्ड। तो उसमें देखो हो क्या रहा होगा, ऐसी कुछ शेप हो रही होगी, वो कुछ ऐसी शेप आ रही होगी। देखो ये दीवारें हो गई और ये छत हो गई और नीचे ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो शेप होती है ना, ऐसे करके जो शेप होती है, ये ऐसे करके जो रूम होता है, ये बन गया हमारा पैरेललोपिप्ड। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। ये हो गया पैरेललोपिप्ड। शॉर्ट में मैं इसको ऐसा भी लिख दिया करूंगा, पैरेललोपिप्ड। अगर मैं ऐसा करके लिख दूं तो समझ जाना मैं पैरेललोपिप्ड लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे करके शॉर्ट नोटेशन में लेक्चर्स में इस्तेमाल करूंगा। चलो ठीक है। अब ये पैरेललोपिप्ड आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों बनाया? ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब हम दो वेक्टर पढ़ रहे थे तो दो वेक्टर में मैं पैरेललोग्राम बना रहा था। दो वेक्टर एक यूनिक पैरेललोग्राम बनाते हैं, तीन वेक्टर एक यूनिक पैरेललोपिप्ड बनाते हैं। अगर आप तीन वेक्टर लोगे, जैसे मान लो ये यहां पे ले लिया मैंने ए वेक्टर, ध्यान से सुनना। तीन वेक्टर अगर आप ले लिया आपने, है ना, नॉन कोप्लेनर वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये ए वेक्टर ले लिया आपने, यहां पे देखो ये आपने ले लिया बी वेक्टर, और ये यहां पे आपने ले लिया, ये आपने ले लिया सी वेक्टर। तो अगर आपने ये तीन वेक्टर ले लिए तो मुझे लगता है कि पूरा पैरेललोपिप्ड बना दिया आपने, क्योंकि अगर ये ए वेक्टर आपने फिक्स कर दिया तो देखो ये वाला ए वेक्टर भी फिक्स हो गया, फिर ये डंडा फिक्स हो गया, ये वाला डंडा ए वेक्टर फिक्स हो गया, ये वाला डंडा ए वेक्टर फिक्स हो गया, ठीक है। अगर आपने बी वेक्टर फिक्स कर दिया है तो यहाँ पे ये वाला बी वेक्टर हो गया, ये भी बी वेक्टर हो गया, ये भी बी वेक्टर हो गया। और अगर अपन सी वेक्टर को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं तो देखो ये सारे हमारे सी वेक्टर हो गए। तो तीन वेक्टर से एक यूनिक पैरेललोपिप्ड बनता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तीन वेक्टर से एक यूनिक पैरेललोपिप्ड बन रहा है। मैं इस पैरेललोपिप्ड का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं। मेरा इंटरेस्ट किस बात में है कार्तिकेय? वॉल्यूम में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं। और किसी ने मुझे सिखाया है कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दो। जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म, कोई ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है जिसका बेस पैरेललोग्राम है। प्रिज्म के वॉल्यूम निकलते कैसे हैं? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएंगे। तो पैरेललोपिप्ड का वॉल्यूम भी ऐसे ही निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड जो है वो हो गया हमारा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो चलो जरा वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम V। तो एरिया ऑफ बेस कितना? एरिया ऑफ बेस आपको सिखाया हुआ A क्रॉस B, A क्रॉस C। यस, एरिया ऑफ बेस कितना हुआ? A क्रॉस C। अच्छा चलो एक मिनट के लिए अपन इसको ले लेते हैं C वेक्टर और इसको B वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा मजा आएगा और तो कोई बात नहीं है ना। और थोड़ा और देखने में अच्छा लगेगा, आपको विजुअलाइज करने में अच्छा लगेगा, है ना। इसको A ले लेता हूं और इसको B वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया आपका? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, A क्रॉस B। और इनटू क्या करनी है? हाइट। और हाइट क्या है? यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो बेस के ऊपर, ये हाइट है। इनटू में ही हाइट लेनी मेरे को, ये हाइट ले लेंगे अपन, और यही लेनी है ना, हाइट लेनी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हाइट है ना, बेसिकली ये पता है क्या है? ध्यान से सुनना, ये हाइट क्या है? A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B ये वेक्टर, A क्रॉस B वेक्टर इस हाइट के अलोंग आएगा। तो इस वेक्टर A क्रॉस B के ऊपर C वेक्टर का प्रोजेक्शन सिखाया था आपको। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन सिखाया था ना मैंने भाई। A क्रॉस B वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर A क्रॉस B है,
इस वेक्टर के ऊपर, है ना, ये हो गया मेरा, ये ए क्रॉस बी वेक्टर है। इस वेक्टर के ऊपर अगर मैंने सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लिया तो ये हाइट निकल के आ गई मेरी खट से। और प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं? प्रोजेक्शन ऐसे लेते हैं, सी वेक्टर डॉट डॉट इस वेक्टर का कैप, इसका कैप तो एन कैप है, इसका कैप तो एन कैप है। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ए क्रॉस बी हो गया आपका मोड ए मोड बी साइन थीटा, और ये हो गया मोड सी कोस एल्फा? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे को आंसर देता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड देता है? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्रॉस प्रोडक्ट बनाया गया एरिया निकालने के लिए, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए, मेनली ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो बनाया गया वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड निकालने के लिए बनाया गया। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही बात? अरे समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के हमें समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड इज बेसिकली बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये हमें समझना है। बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली यहां पे मॉडुलस लगाना ना भूले अपन, मॉडुलस लगा दिया। तो मॉडुलस ऑफ बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। तो यहां पे अपन ये बात मेंशन कर लेंगे कि बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड is this is the volume of parallelepiped whose edge vectors are a vector b vector एंड सी वेक्टर, जिसके एज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो, ऐसी पैरेललोपिड का ये वॉल्यूम है। और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर मेरे कोप्लेनर हो जाए तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, बॉक्स 0 हो जाएगा, अभी पढ़ाया था आपको। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर ये वेक्टर कोप्लेनर हो गए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो वॉल्यूम को 0 होना पड़ेगा, मतलब इस बॉक्स को 0 होना पड़ेगा। यही बात तो लिखी थी पीछे मैंने, है ना, ये बॉक्स 0 हो जाता है अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो तो, क्योंकि पैरेललोपिड पिचक जाती है। एक और ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करते हैं अपन, टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन को समझते हैं। टेट्राहेड्रन का क्या सीन होता है कि एक ट्रायंगुलर बेस लेकर के ऊपर एक बिंदु लेकर के इन वर्टेक्स से जब मैं ज्वाइन करता हूं तो यहां पे अपने को वापस बनाते हैं डायग्राम को। ये एक ट्रायंगुलर बेस मैंने ले लिया, ठीक है, ये ट्रायंगुलर बेस ले लिया, यहाँ पे रख दिया, एक पॉइंट रख दिया, ठीक है, ऊपर। तो ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स ज्वाइन कर दिया, तो आपको समझ आ रहा होगा एक पिरामिड बन गया, है ना। पिरामिड का मतलब क्या होता है कि बेस लेकर के और फिर उसको एक पॉइंट से ज्वाइन कर दो, उसको पिरामिड बोलते हैं। तो ये ट्रायंगुलर बेस वाला जो पिरामिड है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन, ठीक है। और टेट्राहेड्रन भी 3 वेक्टर अगर ले लो तो एक टेट्राहेड्रन फिक्स हो जाता है। जैसे 2 वेक्टर लेने पे एक ट्रायंगल फिक्स हो जाती है और पैरेललोग्राम भी फिक्स हो जाती है उसके करस्पॉन्डिंग। 3 वेक्टर लेने से 3 वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक टेट्राहेड्रन जो बनती है वो फिक्स हो जाती है, और 3 वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो पैरेललोपिड बनता है वो भी फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 वेक्टर ले लेता हूं, यहाँ पे ले लिया मैंने, मान लो ये ए वेक्टर ले लिया, है ना, ये ले लिया मैंने ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने बी वेक्टर, ये ले लेता हूं बी वेक्टर, और तीसरा जो एज है उसको ले लेता हूं सी वेक्टर, है ना। 3 वेक्टर ले लेता हूं एज के अलोंग सी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फिक्स है, तो इनको ज्वाइन करके फिर नीचे का बेस तो फिक्स अपने आप हो गया, है ना। तो टेट्राहेड्रन क्या हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है, देखो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बेसिकली वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हो गया ना एक तरीके से, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, है ना, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन, है ना, ये होता है टेट्राहेड्रन,
टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू कोन का वॉल्यूम। क्या होता है कोन का वॉल्यूम? है जी 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h। यही होता है ना। तो यहां पे भी होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये बेसिकली हर पिरामिड का फॉर्मूला होता है, चाहे वो कोन हो, चाहे वो टेट्राहेड्रन हो, या किसी और प्रकार का स्क्वायर पिरामिड हो। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 मेरा यो का यो एरिया ऑफ बेस कितना है हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है, इनटू हाइट कितनी है? हाइट तो कुछ उतनी ही है जितनी पैरेललोपिप्ड में थी। हाइट तो इसके करस्पॉन्डिंग पैरेललोपिप्ड बनेगा, हाइट तो बराबर है, क्योंकि ये जो हाइट निकाली थी मैंने, ये क्या निकल के आएगी सी वेक्टर डॉट एन कैप होगी। तो यहाँ पे हाइट आ गई मेरी सी वेक्टर डॉट एन कैप, और आप देख सकते हैं ये हो गया 1/6 बॉक्स एबीसी। तो बॉक्स एबीसी का अगर आप 1/6 कर देते हो तो बन जाता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो यहाँ पे ये बात अपन ने प्रूव तो कर ही ली है। अच्छा, मैं अगर यहाँ मॉडुलस ना भी लगाऊं ना आगे कहीं पे, तो समझ जाना आपकी वो है मॉडुलस बाय वॉल्यूम तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है ना। मोड चलो लगा देते हैं, अपन तमीजदार आदमी है। 1/6 बॉक्स एबीसी, 1/6 बॉक्स एबीसी, ठीक है जी। ये हो गया वॉल्यूम ऐसी टेट्राहेड्रन का जिसके एज वेक्टर अपने को पता है ना। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ tetrahedron whose edge vectors are a vector, b vector and c vector। ऐसी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम हो गया जिसके एज वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है। क्लियर हो गई बात। टेट्राहेड्रन के बारे में थोड़ा और चीजें समझते हैं, है ना। मान लो ये वाला पॉइंट जो है इसको ए का नाम दे देता हूं मैं, इस पॉइंट को बी का नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को सी का नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को डी का नाम दे देता हूं। तो ए बी सी डी मेरी बन गई टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्राहेड्रन के बारे में चलो कुछ और चीजें जानते हैं अपन, जब बात छिड़ ही गई है तो टेट्राहेड्रन को और अच्छे से अपन एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरा हो गया डी, यहाँ पे लिख दिया मैंने ये ए बी सी, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन में टेट्राहेड्रन ए बी सी डी की अगर अपन बात करें तो टेट्राहेड्रन ए बी सी डी में 4 वर्टेक्स हो गए जी, ए बी सी डी, इनको बोलेंगे अपन वर्टेक्स। एज कितने हो गए जी? एज हो गए आपके 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी, 6 हो गए एजेस, ठीक है। फेस कितने हो गए? फेस ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी और बी सी डी, 4 हो गए फेसेस, ठीक है, ठीक है जी। अगर मान लो मैं एबीसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड को डी पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, किसको ज्वाइन करा है? एबीसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड G1 को ऑपोजिट वर्टेक्स डी से, इसको बोलते हैं मीडियन ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन की भी मीडियन होती, कितनी मीडियन होंगी?
कितनी मीडियन होंगी? 4 मीडियन होंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डी जीवन है ना, ए को ये ऑपोजिट वर्टेक्स से ये लो, इससे कर दिया ज्वाइन, ठीक है। या इसमें अगर सीरियल वाइज अपन चलें तो ए के सामने वाले को अपन जीवन बोल दें, बी के सामने वाला है ना, बी के सामने वाला कौन सा फेस हो गया? देखो ये हो गया, यहां ज्वाइन करोगे आप, समझ रहे हो आप, इस वाले फेस का सेंट्रोइड और उसको यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, ठीक है ना। तो देखो ज्वाइन करें ना तो वो ये इसी पॉइंट से जाता है, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये देखो जरा डॉटेड बना दिया मैंने, दिख रहा है क्या? वापस बनाते हैं और अच्छे से कोशिश करते हैं देखने की। ये इस बिंदु से पास करते करते ये यहाँ पे G2, ये G4 हो गया। और ABD फेस का यहाँ पे है मान लो सेंट्रोइड। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चारों मीडियंस जो हैं एक जगह पे G के ऊपर मिलती हैं, जिसको सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन बोलते हैं। तो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन बनता है 4 मीडियंस ऑफ टेट्राहेड्रन का संगम बिंदु, और 4 मीडियन ऑफ टेट्राहेड्रन बनती हैं इसके सेंट्रोइड को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करके, ठीक है। तो यहाँ पे बातें समझनी है कि G1, G2, G3, G4 ये है सेंट्रोइड ऑफ 4 फेसेस, और A G1, B G2, C G3, D G4 ये है मीडियंस ऑफ टेट्राहेड्रन, ये मीडियंस ऑफ टेट्राहेड्रन हो गई। और मीडियंस ऑफ टेट्राहेड्रन आर कंकरेंट, ये कंकरेंट होती हैं, एंड दिस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। दिस पॉइंट ऑफ concurrency is known as centroid of tetrahedron. Centroid of tetrahedron, और सेंट्रोइड को मैं यहाँ पे कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, बात समझ में आ गई जी? ठीक है, ये पॉइंट्स अपने को समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और बातें सुनो जरा एक बार। ये जो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन है ना, ये मीडियन ऑफ टेट्राहेड्रन को किस रेशो में बांटता होगा? एनी गेसेस? 3:1 में बांटना चालू कर दिया भाई, 2D से 3D में इतना तो कर लो, समझ रहे हो? ये 3:1 में बांटता है, ये यहां से 3:1 में इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप DG रेशो G है ना, DG रेशो G4 या फिर AG रेशो G1 देखोगे, या फिर BG रेशो G2 देखोगे, या फिर CG रेशो G3 देखोगे, तो ये बेसिकली 3:1 है सारे, ठीक है। ये 3:1 है, ठीक है जी, बातें समझ में आ रही हैं? अगर मैं A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर ले लूं, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर ले लूं, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर ले लूं, C का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर ले लूं, D का पोजीशन वेक्टर D वेक्टर ले लूं, तो आपको बताऊं सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन क्या लगता है, कितना आता होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 4 आता ही है ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इजिली प्रूव किया जा सकता है इसको। बस G4 निकल के आ गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर इंटू 1 प्लस D वेक्टर डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4।
समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन निकालने का फॉर्मूला बता दिया, और ये ज्योमेट्री मीडियन और सेंट्रोइड की मैंने टेट्राहेड्रन से रिलेटेड आपको समझाई है। ठीक है जी, है ना? अब आप ये सोच रहे होंगे क्या टेट्राहेड्रन का सरकम सेंटर भी होता है क्या? क्या टेट्राहेड्रन का ऑर्थो सेंटर भी होता है क्या? क्या टेट्राहेड्रन का इन सेंटर भी होता है क्या? इस प्रकार की चीजें दिमाग में जानी चाहिए, जा रही होंगी, है ना? एक ट्रायंगल के चारों तरफ चक्कर, चारों तरफ सर्कल होता है, सरकम सर्कल। टेट्राहेड्रन के चारों तरफ स्फीयर होता है, सरकम स्फीयर, इन स्फीयर। समझ में आएगी कि नहीं आएगी बात? अगर हम वो डिस्कस करने लग गए तो फिर हमें स्फीयर को पढ़ना पड़ेगा। स्फीयर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। ये भी मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में बातें बता दी कि होती हैं चीजें। 2006 से पहले जेई मेंस के सिलेबस में स्फीयर हुआ करता था, बेसिक्स ऑफ स्फीयर। इसलिए तुम पुराने सवाल देखोगे ना, कुछ किताबों ने तो हटा दिए, पीवाईक्यूज में स्फीयर के भी कुछ सवाल देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते थे स्फीयर के, इतना डिटेल में सरकम स्फीयर और ये सब तो नहीं हुआ करते थे। लेकिन मैं बताता हूँ, आगे जाकर के जब पढ़ते हैं 3D ज्योमेट्री तो बहुत मजा आता है। स्फीयर आ जाता है, सिलेंडर पढ़ते हैं, फिर वहां पे सिलेंडर की इक्वेशन लिखते हैं, स्फीयर की इक्वेशन लिखते हैं, सरकम स्फीयर जो है उसकी इक्वेशन लिखते हैं, इसका सरकम जो स्फीयर है उसका जो सेंटर है वो निकाला जा सकता है, इन स्फीयर निकलता है ना? एक स्फीयर ऐसा होगा जो तीनों फेसेस को यहाँ पे चारों फेसेस को टच कर रहा होगा। काफी ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, उसका डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है, होता तो हम कर लेते। ठीक है जी। फॉर्मूला फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लो हमारे पास 3 वेक्टर्स हो ए, बी और सी, और हमें निकालना हो ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉक्स ऑफ ए बी सी बोलते हैं। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये सीखेंगे, उसके बाद आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट नंबर कितना कर लिया? 5 हो गया है। पॉइंट नंबर 6, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हमें गिवन है आई जे के की फॉर्म में। तो जैसे कि बॉक्स ऑफ ए बी सी फाइंड आउट करना है अपने को, बॉक्स ऑफ ए बी सी को क्या लिखेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना? बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना आता है आपको? कैसे फाइंड आउट करोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के और B1 B2 B3, फिर C1 C2 और C3 आ जाएगा, है ना? ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना, और ये भी वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो क्या आएगा? ए डॉट, डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है सबको, आई के साथ क्या आएगा? B2 C3 माइनस C2 B3, फिर क्या आएगा? माइनस का J B1 C3 माइनस C1 B3, प्लस में क्या आएगा? K कैप, और यहाँ पे B1 C2 माइनस C1 B2 आ जाएगा। ये हमने B क्रॉस C कर लिया। अब ए कैप के साथ इसका क्या करना है? डॉट करना है। ए क्या हमारे पास? A1I, A2J और A3K। तो इसकी जगह हम ले लेते हैं A1I कैप, A2J और A3K। पीछे सब तक आवाज तो आ रही है ना? गला बैठा हुआ है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई का आई के साथ, बाकी जे और के के साथ कितना होता है? 0। तो A1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? आई वाले के साथ, आई कैप के साथ, है ना? जे और के के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो A1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है? उसके बाद ये इसके साथ 0 हो जाएगा, इसके साथ 0 हो जाएगा। अब सेकंड है जे, जे किसके साथ होगा? जे कैप के साथ, बाकी के साथ 0 आ जाएगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा? A2 B1 C3 माइनस C1 B3, और लास्ट वन A3K किसके साथ 0 हो जाएगा? आई और जे के साथ 0 होगा,
के के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी, A3 B1 C2 माइनस C1 B2, ये वैल्यू आ गई इसकी, है ना। और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही मिलेगा। देखो A1 के साथ क्या आ रहा है, B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3, और इसके साथ क्या आ जाएगा, B1 C2 माइनस C1 B2 आ जाएगा। तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ ABC यदि कैलकुलेट करना है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसी सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, यदि हमने दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो उसका साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज है ना वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती है। आगे की जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज आएगा। तो सबको समझ में आ गया कि बॉक्स ऑफ ABC कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है यहाँ तक, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा है, 6th 7th हो गया। 7th पॉइंट क्या कहता है कि हम ABC कैलकुलेट करें, बॉक्स ऑफ ABC, या बॉक्स ऑफ BCA कैलकुलेट करें, या बॉक्स ऑफ CAB कैलकुलेट करें, तीनों की वैल्यू बराबर आएगी। मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे कि ABC साइक्लिक ऑर्डर जैसे कि ऐसे बना दूं मैं, A B और C, ABC ले लो, BCA ले लो, या CAB ले लो, तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, है ना। ABC की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, क्या आई थी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये वैल्यू आई थी बॉक्स ऑफ ABC की। अब देखो BCA लिखेंगे तो क्या आएगा, BCA लिखे तो क्या आएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 A1 A2 और A3। अब क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर दिख रही है आपको? पहले क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो नेगेटिव का साइन लग गया, फिर एक बार और इंटरचेंज कर दिया तो फिर से नेगेटिव लग गया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दो बार यहाँ पे इंटरचेंज किया गया, किनको, रो को या कॉलम को, रो को दो बार इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू वही आ गई। सिमिलरली हम CAB की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी, CAB क्या आएगा, C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 आ जाएगा। इसमें भी कितनी बार चेंज हो जाएगा, दो बार चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से इसकी वैल्यू भी बॉक्स ऑफ ABC के बराबर होगी। तो साइक्लिक ऑर्डर में हो तो वैल्यू बराबर आती है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं होता है तो किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जैसे कि बॉक्स ABC और ABC के साथ मैंने ऐसे लिख दिया इक्वल टू BAC, तो ये क्या बराबर होंगे, क्या ये दोनों बराबर होंगे। ABC के साथ साइक्लिक ऑर्डर है क्या इसका, BAC नहीं है, तो ये बराबर नहीं होंगे। क्या होंगे, ABC का जो बॉक्स है वो नेगेटिव में किसके बराबर हो जाएगा, BAC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं होता हो तो ओनली किसका साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। साइक्लिक ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, समझ में आ गया, इस तरह से सर्कल बना के देख लो, ABC BCA CAB, ये तीन साइक्लिक ऑर्डर है। इसके अलावा कुछ भी लिखा हो उसमें क्या हो जाएगा, उसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। जैसे कि हमारे पास है A डॉट B क्रॉस C, ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों की पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है कि डॉट की जगह क्या आ जाए, क्रॉस आ जाए, तो क्रॉस आ गया, और क्रॉस की जगह क्या आ जाए, डॉट आ जाए, तो ये दोनों चीजें इक्वल है। कैसे इक्वल है, देखो
जैसे कि मान लो हमारे पास ये, इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं हम इजीली। कैसे करेंगे देखो, हमारे पास a डॉट b और b डॉट a क्या होता है, बराबर होता है ना, ठीक है। तो इसको एक मान लो, इसको दूसरा वेक्टर मान लो, है ना, a क्रॉस b से एक वेक्टर मिलेगा, इसको पहला वेक्टर मान लिया, इसको दूसरा वेक्टर मान लिया हमने, दोनों का डॉट है ये। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। a क्रॉस b डॉट c वेक्टर लिखो, चाहे c वेक्टर डॉट a क्रॉस b लिखो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। और c डॉट a क्रॉस b को क्या लिख सकता हूं मैं, बॉक्स ऑफ CAB। क्या ये साइक्लिक ऑर्डर में है, और ये किसके बराबर होगा, ABC के बराबर। तो ABC और CAB तो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब डॉट और क्रॉस की जो पोजीशन है उनको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपको हर बार यही लिखा मिले, आपको ऐसे भी मिल सकता है, B डॉट A क्रॉस C लिख दिया, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, B क्रॉस A और डॉट क्या हो जाएगा, C। ये आपस में इंटरचेंज करेंगे बस, बाकी आपस में कोई चेंज नहीं होगा। डॉट एंड क्रॉस आपस में अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स व्हेन टू ऑफ देम आर इक्वल इज इक्वल टू 0। ABC तीन वेक्टर में दो बराबर हो गए तो बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि बॉक्स ABC क्या होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर। दो वेक्टर बराबर होने का मतलब क्या हुआ, किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, बॉक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। कोई भी दो वेक्टर बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया, ABB लिखो या ABA लिखो, दो सेम आ गए ना ये दोनों। तो मान लो इसकी वजह से मैं डिटर्मिनेंट लिखूं तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 आ जाएगा। किसके बराबर होगा ये, 0, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी। तो कोई भी दो बराबर हो जाए तीन में से तो बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट है, कोई दो पैरेलल हो जाए, तीन में से कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, देखो पैरेलल होने से क्या होता है, ए वेक्टर तो ले लिया जैसे A1 I कैप A2 J A3 K कैप, B1 वेक्टर ले लिया मैंने B1 I B2 J और B3 K। अब C और B वेक्टर यदि मैं बोलूं कि पैरेलल है तो C को उसका कुछ मल्टीपल लिखना पड़ेगा अपने को। तो मान लो मैं ट्वाइस लिख दूं तो 2B1 I कैप प्लस 2B2 J कैप प्लस 2B3 K कैप। तो इसका मतलब B और C क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, A इक्वल टू लैम्डा B होता है। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, यहाँ पे ABC आएंगे, A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर। तो ABC का बॉक्स लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और 2B1 2B2 और 2B3। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद ये दोनों सेम हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर। तो इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर बराबर हो या कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो, बॉक्स ऑफ ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल बनता हो। तो हम I कैप J कैप और K कैप ले लें तो उनकी वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। जैसे कि I J और K, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, I कैप J कैप K कैप। अब इनका बॉक्स निकालना तो क्या हो जाएगा, I डॉट J क्रॉस K हो जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे बॉक्स को। J क्रॉस K क्या होता है, J क्रॉस K I कैप, I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो I J के किस में थे, साइक्लिक ऑर्डर में थे, इसलिए वैल्यू 1 होगी। साइक्लिक ऑर्डर में ना हो, जैसे कि आपको ऐसे लिखा हो J I और K लिखा हो, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा,
जे डॉट आई क्रॉस के कैप। आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस का जे होगा, तो जे डॉट माइनस का जे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो या तो +1 होगी या -1। आई जे के का बॉक्स या तो +1 होगा या -1, डिपेंड करेगा कि वो साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स है ना तीनों। अगला पॉइंट कितने हो गए, 12 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है। फॉर एनी वेक्टर, 4 वेक्टर्स दे रखे हो अपने को, ए बी सी और डी। ठीक है, इन 4 में आपको इस तरह से दे रखा है, जो फर्स्ट है उनका सम दे रखा है, फिर सी और फिर दे रखा है डी, इसका बॉक्स। ठीक है, तो आप इस बॉक्स को स्प्लिट कर सकते हो 2 बॉक्सेस में, ए सी डी हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट में ऐसे होता है, जैसे कि मान लो इसकी मैं डिटर्मिनेंट लिखूं तो क्या आएगा, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, c1 c2 c3, d1 d2 d3, ऐसे लिख सकता हूं इसको, है ना। तो कोई भी एक रो या कॉलम एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स लिखी हुई हो तो उनको 2 डिटर्मिनेंट के सम में हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a1 c1 d1, a2 c2 d2, a3 c3 d3, और सेकेंड वन क्या हो जाएगी, b1 b2 b3, b1 b2 b3, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, b1 b2 b3, c1 c2 c3, d1 d2 d3 लिख दिया। और ये किसके बराबर है, बॉक्स ACD के बराबर, और वो बॉक्स BCD के बराबर है ना। तो जरूरी नहीं कि एक में ही लिखा हो, एक से ज्यादा में हो तो भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, बट एक साथ एक बार में एक ही करेंगे, एक से ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको ऐसे दे दिया, A B प्लस सी और D प्लस ई, इसको स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करोगे इसको, मान लो पहले इसको करना है तो A B यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे D प्लस ई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस अब क्या आ जाएगा, A वेक्टर C वेक्टर D प्लस ई वेक्टर आ जाएगा। अब ये और स्प्लिट हो जाएगा आगे, A B D, A B E, ठीक है, ये हो जाएगा A C D, और ये स्प्लिट हो जाएगा A C और E में, है ना। तो एक में यदि एज ए सम ऑफ 2 वेक्टर्स लिखा हो तो 2 में होगा, 2 में हो तो 4, और 3 में हो तो कितने में स्प्लिट होगा, 8 में स्प्लिट हो जाएगा वो, है ना। क्योंकि इन सब के साथ क्या लिखा होता है, एक एक प्लस और लिखा होता ना। यदि यहाँ पे भी A प्लस कुछ F लिखा होता तो यहाँ पे A प्लस एफ आएगा, यहाँ पे भी A प्लस एफ आएगा, यहाँ पे भी A प्लस एफ आएगा, यहाँ पे भी A प्लस एफ आएगा, तो फिर से 2-2 में स्प्लिट हो जाएंगे, जिससे कि टोटल 8 बॉक्सेस बनेंगे, है ना। तो स्प्लिट जरूरी नहीं है कि एक हो, 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितनी होगी यहाँ पे, 13। 14th प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी आप देख रहे हो। सेकंड क्या है, 14th क्या है, एल एम और एन, मतलब 2 बॉक्स लिखे हुए साथ में, एल एम एन और ए बी और सी, एल एम और एन ए बी और सी, 2 बॉक्सेस लिखे हुए हैं। तो ये भी बॉक्स एक क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा, एल एम एन भी एक डिटर्मिनेंट देगा, और ए बी सी भी हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट देगा। तो इसका ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आता कैसे देखो, एल एम एन के कोरेस्पॉन्डिंग मैंने मान लिया L1 आई कैप, L2 जे और L3 के कैप, M वेक्टर मान लिया मैंने यहाँ पे M1 आई कैप, M2 जे और M3 के, N वेक्टर मान लिया N1 आई कैप, N2 जे और N3 के, और सिमिलरली ABC को हम मान लेंगे A1 आई कैप, A2 जे और A3 के। B वेक्टर हो जाएगा B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप, और C वेक्टर हो जाएगा C1 आई, C2 जे और C3 के।
ठीक है। अब LMN बॉक्स को क्या लिखेंगे हम? L1 L2 L3, M1 M2 M3, N1 N2 और N3। ये तो हो गया बॉक्स L M और N। बॉक्स ABC क्या होगा? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3। दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कितनी तरह से कर सकते हैं? कितने तरीकों से किया जा सकता है? R1 का रो बाई कॉलम, रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम और कॉलम बाई रो, 4 तरह से किया जा सकता है। मैट्रिसेस का एक ही तरह से करते हैं, रो बाई कॉलम। ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? L डॉट ए। L डॉट ए करेंगे तो क्या आएगा? L1 A1, L2 A2, L3 A3 आएगा। तो इसका मतलब रो बाई रो कर दे हम मल्टीप्लाई। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी? L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3, L1 A1 L2 A2 प्लस L3 A3 मिलेगी ना यही। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये है R1 और ये भी क्या है? R1। R1 का R1 के साथ रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन। R1 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? R2 से करेंगे। तो L1 B1 L2 B2 L3 B3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म आएगी L1 B1 प्लस L2 B2 प्लस L3 B3 आ जाएगा। R1 को R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? L1 C1 L2 C2 प्लस L3 C3 आ जाएगा। ठीक है। अब R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? R1 के साथ। तो R2 R1 के साथ मल्टीप्लाई होके M1 A1 M2 A2 M3 A3 आ जाएगा। सिमिलरली M1 B1 M2 B2 M3 B3, फिर क्या आ जाएगा? M1 C1 M2 C2 और M3 C3, M2 C2 M3 C3, ये डिटर्मिनेंट्स आ जाएगी। फिर क्या आएगा? N1 A1 N2 A2 N3 A3, N1 B1 N2 B2 N3 B3, N1 C1 N2 C2 और N3 C3, ये डिटर्मिनेंट आ गई। इस डिटर्मिनेंट की सबसे पहली टर्म को क्या लिख सकते हैं हम? L डॉट ए लिख सकते हैं, L वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं? L वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको लिखा जा सकता है L वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और सिमिलरली M वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये लिखा जाएगा M वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इनको यहाँ पे ना लिखते हुए ऊपर लिख लेते हैं, या लिखा हुआ ये वैसे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट? L डॉट ए, L वेक्टर डॉट बी वेक्टर, L वेक्टर डॉट सी वेक्टर, M वेक्टर डॉट ए वेक्टर, M वेक्टर डॉट बी वेक्टर, M वेक्टर डॉट सी। अब LMN की जगह यदि हम ABC ही रख दे तो क्या आ जाएगा? LMN को रिप्लेस कर दे ABC से, तो ABC का बॉक्स और ABC का बॉक्स मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? कितना होगा? बॉक्स ABC का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? है ना। बॉक्स ABC तो क्या स्केलर क्वांटिटी है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है? LMN की जगह क्या लिखेंगे? ABC लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? A डॉट ए वेक्टर, A डॉट बी वेक्टर, A डॉट सी वेक्टर। यहाँ पे क्या आएगा? B डॉट ए वेक्टर, B डॉट बी वेक्टर, B डॉट सी वेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो उसी से है, वो इन जनरल है। इसमें LMN की जगह हमने ABC रख दिया, C डॉट बी और C डॉट सी वेक्टर। ठीक है। ये लिखवाया इसलिए क्योंकि इसका रिजल्ट काम में आता है डायरेक्ट, है ना। बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर भी काम में आएगा, और LMN का बॉक्स और ABC का बॉक्स का प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज इस फॉर्म में दी होगी, डॉट की फॉर्म में दी होगी, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। हमें LMN दे रखा हो तो फिर तो हम इतना क्यों कैलकुलेट करेंगे? L वेक्टर, M वेक्टर और N वेक्टर गिवन हो, ABC गिवन हो, तो इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उनके इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो,
मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दो डिटर्मिनेंट वैल्यू ही तो बन रही है। क्लियर है पॉइंट ये? नेक्स्ट है, एक बॉक्स दे रखा हो जिसमें क्या क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, एक दे रखा हो P क्रॉस Q। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 बन जाएगी बॉक्स ऑफ ABC। तो P क्रॉस Q क्या बनेगा, I कैप J कैप K कैप, उसके साथ क्या आएगा P1 P2 P3 और Q1 Q2 और Q3 हो जाएगा। आ गया? बॉक्स ABC में तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी अपने को। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो पहला रिजल्ट क्या है, P डॉट ए। P डॉट ए करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, P का A के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो P1 A1 प्लस P3 A3 मिलेगा अपने को, है ना। Q को A के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, Q1 A1 प्लस Q2 A2 प्लस Q3 A3, और इसके बाद ये क्या बचा, A वेक्टर बच गया ना यहाँ पे अकेला, तो वो किस में आएगा, A1 I कैप में आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा अपने को, जैसे कि हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो बाई कॉलम करेंगे तो क्या आएगा, A1 I कैप प्लस A2 P1 प्लस A3 Q1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A1 क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा क्या करना कह रहे हो, रो से, अच्छा अच्छा रो से रो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। रो से रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, A1 I कैप प्लस A2 J प्लस A3 के, डायरेक्ट मिल जाएगा। हाँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 मिल जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ से। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो A1 Q1 A2 Q2 प्लस A3 Q3 मिल जाएगा, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगी। इसको करेंगे तो क्या आएगा, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, B1 P1 B2 P2 प्लस में B3 P3, फिर क्या आएगा B1 Q1 B2 Q2 और B3 Q3 आ जाएगा। लास्ट वाली रो में आएगा C1 I कैप C2 J कैप प्लस C3 K कैप, C1 P1 C2 P2 C3 P3 C1 Q1 C2 Q2 प्लस C3 Q3 आ जाएगा। और इसको लिखा जा सकता है ये, है ना। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना इसमें, हाँ तो चेंज करके लिख देते। इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको लिखे तो क्या आएगा, ये A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, यहाँ मिलेगा A डॉट P, यहाँ मिलेगा A डॉट Q, B डॉट P B डॉट Q, C डॉट P वेक्टर C डॉट Q वेक्टर मिलेगा। कितनी बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, 2 बार। पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दे और फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, तो हमें रिजल्टेंट ये मिल जाएगा। तो पहला इंटरचेंज क्या किया हमने, C1 को C2 से इंटरचेंज कर दिया, देन C2 को C3 से इंटरचेंज कर दिया, और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्म में दे रखा हो तो उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू बनती है वो ये बनती है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे अपन, जैसे कि A का P के साथ डॉट, A डॉट P लिखो चाहे P डॉट A लिखो, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो A का P के साथ, A का Q के साथ, फिर A का कुछ नहीं है तो मान लो कि 1 है तो उसका A आ जाएगा, फिर B P B Q और B अकेला आ जाएगा। इस तरह से इसको ध्यान में रख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज होगी ये फिनिश। 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट क्या है, A प्लस बी, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस A वेक्टर की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ
ए बी सी के बराबर आती है। सेकेंड रिजल्ट क्या इंपॉर्टेंट, इनका जो डिफरेंस है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0 के बराबर होगी। इसको बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है। एक तरीका तो क्या होगा, इसको बॉक्स में स्प्लिट कर लो तो कितने बॉक्स बनेंगे, 8 बॉक्सेस बनेंगे। 8 बॉक्सेस में क्या होगा, 6 बॉक्सेस 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उसमें या तो 2 ए आ जाएंगे या 2 बी आ जाएंगे या 2 सी आ जाएंगे, है ना। और सिमिलरली ये भी हो जाएगा, बट इसमें जो 2 बचेंगे वो ऑपोजिट साइन के बचेंगे, है ना। इसमें जो 2 बचेंगे वो किसके बचेंगे, ऑपोजिट साइन के बचेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन दोनों को बहुत ही इजीली आप प्रूव कर सकते हो, है ना। ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, नॉर्मल फॉर्मूला लगा के भी इसको प्रूव किया जा सकता है। पहला मेथड तो क्या हो गया, स्प्लिट कर दो बॉक्स में। मेथड 1 तो क्या है, मेथड 2 क्या हो जाएगा इसका, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी का डॉट, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्रॉस, b प्लस सी क्रॉस c प्लस ए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का डॉट, यहाँ क्या आ जाएगा, b क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी का सी के साथ क्रॉस 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, c क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a डॉट बी क्रॉस सी बनेगा, क्या बनेगा, a डॉट बी क्रॉस सी, तो क्या आ जाएगा, बॉक्स ए बी सी आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके a डॉट बी क्रॉस ए, तो बनेगा ए बी ए और ए सेम आ गया, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी इसके साथ जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 0। इसकी इसके साथ वैल्यू कितनी बनेगी, 0, क्योंकि इसमें ए सी ए बन जाएगा, है ना। फिर इसमें बी बी सी बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी वैल्यू। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बी ए बन जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी सी ए बनेगा। साइक्लिक ऑर्डर में है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी सी और ए बी सी ट्वाइस ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो स्प्लिट करने वाला कभी कभी मेथड हो सकता है लंबा हो जाए, तो बेटर है आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको बस यहाँ पे 3 अलग अलग वेक्टर्स दिए हैं, एज ए सम ऑफ 2 लिखा हो चाहे एज ए सम ऑफ 3 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पहला वेक्टर मान लिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो फर्स्ट डॉट सेकंड इनटू थर्ड करना होता है अपने को। पहले इन दोनों का क्रॉस करेंगे, फिर इसके साथ डॉट ले लेंगे। तो ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए। समझ आ गया। इस रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हो, 0 कैसे आएगा, इन दोनों मेथड से हो सकता है ये प्रूव। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, नोट कर लो फटाफट से। किसी को किसी में कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इफ u वेक्टर, v वेक्टर एंड w आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना, देन इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। 4 ऑप्शंस दे रखे। ये आपको जब ध्यान से देखोगे तो इसको a वेक्टर मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो ये a डॉट b क्रॉस c लिखा हुआ है, तो आप इसको बॉक्स ऑफ ए बी सी लिख सकते हो। बॉक्स ऑफ ए बी सी लिखोगे तो वहां से स्प्लिट करने वाला जो है ना मेथड, वो यहाँ पे लेंदी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 2 है, इसमें 2 है ना। तो जरूरी नहीं हम हर बार बॉक्स यूज करें, वो तब करेंगे जब इजी हो करना। तो यहाँ पे तो 3 टर्म्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो बॉक्स से स्प्लिट करेंगे तो बहुत सारे बॉक्स बनेंगे। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप आंसर यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो ना। 30 सेकेंड्स का ही सवाल है, कैसे सोचना है देखो आपको। पहले क्रॉस होगा, अभी करवाया था सोल्व, फिर डॉट लगेगा। तो देखो यहाँ पे u का v के साथ क्रॉस, u क्रॉस v आएगा ना, अलग अलग है। u क्रॉस v किसके साथ डॉट होगा, u के साथ, कितने u आ गए, 2, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। आपको बस डायरेक्ट आंसर ही लिखना है इसका। पेपर में सोल्व करोगे जैसे ही लिखोगे ना, वहाँ पे वापस ये लिखा, फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर बॉक्स, इतना थोड़ी करोगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और वो डॉट किसके साथ होना है, बाहर u से, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, u, तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी u रहेगा, तो वो भी 0 होना है। v के साथ क्या हो गया, 0। और ये जो मल्टीप्लाई है ना, माइनस v और माइनस w, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो v क्रॉस क्या आ जाएगा w और बाहर क्या होगा u, तो यहाँ पे एक ही रिजल्ट आएगा u, या इसको मैं बाहर बॉक्स, तो आंसर बॉक्स में देना ही नहीं है, तो u डॉट v क्रॉस w आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? यहाँ पे u के साथ तो u आते ही क्या हो जाएगा, बॉक्स 0 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आया देखो, वापस से v के साथ, एक भी v नहीं दिखना चाहिए अपने को। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो v आ जाएगा, इसके साथ 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अलग अलग आएगा ना, u और w, और ये हो गया v, v u w, और किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का u डॉट v क्रॉस w। ठीक बात है क्या? बाहर v आएगा ना, v u w आएगा, बाहर v होगा, अंदर डॉट u क्रॉस w आ जाएगा। ठीक है, दो खत्म हो गए सारे, कि और कुछ बचा? नहीं बचा। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो u आ जाएगा, लास्ट बचा ये, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, u क्रॉस v, और बाहर क्या है, w, तो माइनस का w डॉट u क्रॉस v। इसके अलावा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, w आ जाएगा, v को v से किया 0 आ गया, u को w से किया w आ गया, तो बाकी सारे 0 हो जाए। लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लिखना नहीं है आपको, बस ऐसे करना है। आगे सोल्व करें तो ये हो गया u डॉट v क्रॉस w। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या बनेगा, v u w, और ये क्या बनेगा, माइनस का w u और v बनेगा। ये तो देखो ऑप्शन में इस तरह के तो ऑप्शन दे ही रखे हैं अपने को, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज रखा है। इन दोनों को देखोगे तो किसको इंटरचेंज कर सकते हैं अपन, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो एज इट इज ये आ जाएगा ना। इन दोनों को इंटरचेंज किया मतलब एक ही बार इंटरचेंज किया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो u डॉट v क्रॉस w, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, w u v, और वो नेगेटिव में रहेगा, और ये कट जाएंगे, आंसर हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, u डॉट v क्रॉस w। अब प्लस माइनस की मिस्टेक करते ही 3 टाइम्स भी दे रखे हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन, समझ में आ गया ना सबको। सेम आ जाए तो उसको चाहे क्रॉस में आ जाए या बॉक्स में सेम आ जाए, क्रॉस में u क्रॉस u भी 0 होता है, v क्रॉस v भी 0 होता है, w क्रॉस w भी 0, तो यहाँ पे क्रॉस में सेम आते ही 0, और यहाँ जो आ रहा है वो इधर डॉट के साथ आ गया, तो बॉक्स में 2 सेम आते ही 0 हो जाते हैं। तो इसमें आपको लिखने 3 स्टेप्स है, पेपर में करो तो सोल्व, है ना। बोर्ड में तो ये पूछेंगे नहीं, जेई में पूछेंगे तो इस तरह से सोल्व करना है इसको, आगे समझ में, इसको बॉक्स मेथड से नहीं करेंगे हम। चलो अगला, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, आर दी कोटरमिनस एजेस। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, ये क्या दिया हुआ है, कोटरमिनस का मतलब पता है कि आपको क्या होता है, 3 ऐसे वेक्टर जिनके को का मतलब कॉमन, टर्मिनस मतलब 3 कॉमन टर्मिनल पॉइंट्स वाले, कॉमन टर्मिनल पॉइंट्स वाले वेक्टर होने चाहिए। तो जैसे आपने जब पैरेललोपिड की शेप देखी थी तो वेक्टर ए बी सी ऐसे ही लिए थे, है ना, तो इसीलिए ये टर्म यहाँ पे दी गई है यहाँ पे। तो इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम होता है बॉक्स एबीसी का मोड, यही होता है। और बॉक्स एबीसी निकालना हमने सीखा है, 3 वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखो तो -3 7 5 -3 7 -3 7 -5 और -3, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है सबको, क्या आंसर आया इससे, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 272 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सवाल भी पूछा जा सकता है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, जो क्या होता है इसका 1/6 होता है, 1/6 ऑफ दी बॉक्स ऑफ एबीसी होता है। ठीक है, ये जेई का प्रीवियस ईयर सवाल है, सवाल पिछले जैसा ही है बट पूछा अलग तरह से गया है। क्या क्या दे रखा है हमें, पैरेललोपिड की जो एजेस है उनकी लेंथ कितनी है, यूनिट लेंथ मतलब 1 है, और वो किसके पैरेलल है, यूनिट वेक्टर्स ए कैप बी कैप और सी कैप के, इनके क्या है पैरेलल है। और हमें क्या दे रखा है,
ए का बी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है, बी का सी के साथ और सी का ए के साथ, वो 1/2 के बराबर है। वॉल्यूम बताना है अपने को। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? वॉल्यूम क्या होता है? बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी और सी वेक्टर, है ना। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर क्या होता है? ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। यहाँ क्या जाएगा? बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें ए बी सी वेक्टर की जगह क्या रखना है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी के वेक्टर की जगह जैसे ये दे रखा है ना, ए कैप क्या होता है? वेक्टर, और उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड है इसका? 1 है। तो ए वेक्टर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? ए कैप रख सकता हूँ क्या? यूनिट लेंथ दे रखी है अपने को ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए कैप, बी कैप, सी कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है, कुछ आपको खुद पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि बी का बी के साथ डॉट, ए का ए के साथ डॉट, सी का सी के साथ डॉट अपने को पता होना चाहिए। ए डॉट बी दे रखा है और बी डॉट ए भी दे रखा है अपने को। तो ये इस तरह से ये हो गया। ये वैल्यू 1 है, ये 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 1, 1/2, 1/2, 1/2 और 1। वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/2, 1, 1/2, 1/2, 1/2 और 1। क्या आंसर आएगा यहाँ से? 1/2। इसको सोल्व करोगे तो ये स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये इसके स्क्वायर की वैल्यू है। हमें बॉक्स ऑफ ए बी सी चाहिए, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा? ए बी सी का जो स्क्वायर है वो 1/2 आया है, तो ए बी सी हो जाएगा 1/√2। तो ये फॉर्मूला ये डायरेक्ट यहाँ पे काम में आया है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अगला सवाल 2020 में पूछा गया, सितंबर 4। एक्स नॉट बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स। अब आपको एओडी का सवाल भी बना दिया छोटा सा, और वेक्टर का भी बना दिया। एफ एक्स यहाँ पे क्या हमारे पास? ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी दे रखा है। ए बी सी वेक्टर भी हमारे पास, तो उससे क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा। फिर एफ एक्स का अपने को बताना है कि जो एक्स नॉट है वो लोकल मैक्सिमा है, तो उसकी वैल्यू बतानी है, लोकल मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी, और उस वैल्यू पे हमें ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें एफ एक्स क्या दे रखा है? ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। एक्स नॉट क्या है? लोकल मैक्सिमा है। किसका? इस एफ एक्स का। तो पहले एफ एक्स पता लगेगा तभी उसका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट कर पाएंगे हम। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमें दे रखे हैं, तो एफ एक्स डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। एफ एक्स क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ एबीसी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। यदि आप जेई के लिए पूरा कमिटेड है तो जितना कम लिखेंगे ना उतना ही आपका टाइम बचेगा। लिखने की आदत डालनी पड़ेगी कम। आप सवाल को दोबारा वहां लिख देते हो उस पेपर के अंदर भी, तो उसका कोई सेंस थोड़ी है। पढ़े से करते करते यदि हर सवाल को लिखते हो, हर सवाल में 10-10 सेकंड भी बचते हैं, तो बहुत टाइम बच जाता है कि नहीं। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर वहां आपकी लिखने की आदत हो तो वो नहीं होनी चाहिए। एफ एक्स डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ से? x -2 3 -2 x -1 7 -2 और x हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें तो x के साथ क्या जाएगा? x स्क्वायर -2, फिर माइनस माइनस +2 हो गया, माइनस का 2x +7, माइनस का 2x +7 +3
इसके साथ आ जाएगा प्लस का 4 माइनस 7x, 4 माइनस 7x। इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 6 और ये माइनस का कितना हो गया यहाँ पे 21, तो माइनस का 27x। कांस्टेंट यहाँ है नहीं, यहाँ पे प्लस का 14 है, यहाँ प्लस का 12 है, तो कितना हो गया प्लस 26। ये अपने पास fx आ गया। मैक्सिमा या मिनिमा निकालना तो क्या निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 27। तो यहाँ से एफ डैश एक्स को 0 करेंगे अपन तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे अपने को। क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है, तो एफ डैश एक्स को 0 किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3 आ गई, है ना प्लस माइनस 3 आ गई। अब आप दो काम कर सकते हो यहाँ पे, एक तो या तो फटाफट डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, वो टफ नहीं है यहाँ पे ना। एफ डबल डैश एक्स निकाला तो कितना आ गया, तो हमें क्या चाहिए लोकल मैक्सिमा चाहिए। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब क्या होगा, वो मैक्सिमा होगा ना। नेगेटिव कब आएगी 6x की वैल्यू जब -3 लेंगे, मतलब x नॉट कितना हो गया -3 हो गया हमारा। पहली चीज तो ये। अब हमें x नॉट की वैल्यू -3 पे क्या निकालना है, a डॉट बी, बी डॉट सी और c डॉट ए का सम करना है अपने को। तो a डॉट बी करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, a डॉट बी करोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, a का b के साथ डॉट करे तो i के साथ कितना है माइनस का 2x, j के साथ कितना है -2x ही है, और k के साथ -3, तो ये हो गया -4x -3। b डॉट सी कितना है आपका, b का c के साथ डॉट करेंगे तो -14 प्लस या माइनस का 2x और माइनस का x हो जाएगा, तो -14 -3x आ गया। c डॉट ए कितना आ जाएगा 7x प्लस 4 प्लस 3x आ जाएगा, तो ये हो गया 4 प्लस 10x। अब इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस का 7x और प्लस का 10 कितना हो गया प्लस 3x, और ये कितना हो गया -14 -3 -17, और ये प्लस का 4 कितना हो गया -13। x नॉट की वैल्यू कितनी है -3 पुट कर देंगे यहाँ पे, -9 -13 कितना आ गया -22। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है इसको। तो सवाल तो इजी है बट कैलकुलेशन में मिस्टेक। अब ऐसे सवाल क्या करते हैं ना, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो आपके 10 मिनट खराब कर देते हैं ये सवाल, पता ही नहीं लगता आपको 10 मिनट खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, एक बार में आंसर नहीं आए तो तुरंत उसको छोड़ के आगे बढ़ो, और जहाँ छोड़ा है उसको अच्छे से करना। आपका जो रफ वर्क है ना वो अच्छा होना चाहिए, रफ वर्क भी क्या होना चाहिए अच्छा। जैसे कि मान लो आप इस सवाल को दोबारा आके रीअटेम्प्ट करो तो कुछ पता लगे आपको, नहीं तो आपने ऐसे कहीं एक स्टेप यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, तीसरा यहाँ लिखा, तो फिर उसको दोबारा करना पड़ेगा, और दोबारा करना पड़ेगा तो फिर से उतना टाइम लगेगा, है ना। एक बार मिस्टेक हो जाती है तो उस टाइम पे तो आपको दिखेगी नहीं, वो हो सकता है 1 घंटे बाद वापस आओ तो दिख जाए आपको। तो एक बार में आंसर ना आए तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, चाहे कितना ही ईजी लगे आपको सवाल। नंबर तो 4 ही देने ना उसने, ऐसा तो है नहीं कि 12 नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो ये गलतियां वहां पे होती है, और एक गलती आपके पूरे पेपर को खराब करवा सकती है। तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, हो जाती है, आंसर नहीं आया तो तुरंत आगे बढ़ो, हाँ, दोबारा ही नहीं पढ़ना उसको, है ना, बाद में देखेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। इस पे जो सवाल है ना मिक्स ज़्यादा बनते हैं ना, कम सवाल इस पे जो सवाल बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं। मैक्सिमम जो सवाल जेई मेन और एडवांस में पूछे गए ना वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कंबाइंड सवाल ज़्यादा है ना। अच्छे सवाल बनेंगे तो दोनों के कंबाइंड सवाल बनेंगे, तो वो करने के बाद मिक्स सवाल आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी सारे सवाल वहाँ से बन जाएंगे। यहाँ से तो जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, या तो बॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा आपसे, या वॉल्यूम पूछेगा टेट्राहेड्रन या पैरेललोपिड का, इन दोनों में से कुछ पूछेगा, ठीक है।